बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है जी कॉन्स्टिट्यूशनल एवोल्यूशन और साथ में हम की फीचर्स जो हैं वो देखेंगे 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के, 1962 के और 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के। यानी आज हम बात करने लगे हैं कि पाकिस्तान के अंदर आइन के हवाले से जो जो प्रोसेस होता रहा पाकिस्तान बनने के बाद से, यानी 1945 से लेके और उसके बाद 1973 तक जो जो प्रोसेस हुआ उसको हम जो है वो ब्रीफली जो है वो डिस्कस करते चले जाएंगे। देखेंगे कि आइन के हवाले से पाकिस्तान में कब कब क्या क्या हुआ और क्यों जो है वो स्टार्ट में जब पाकिस्तान बना 1947 के अंदर, तो उस टाइम पे हमें जो है कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का सामना क्यों करना पड़ा पाकिस्तान को। इवन पहले 9 साल तक तो पाकिस्तान का आइन ही नहीं बन सका, यानी एक ऐसी स्टेट कि जिसमें 9 साल तक कॉन्स्टिट्यूशन ही ना बने, तो ये क्यों होता रहा। तो चलिए जो है वो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को और देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से क्या क्या एफर्ट्स हुई। सबसे पहले अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूशन एम्बार्गो की, तो उसमें देखिए सबसे पहले अगर हम देखें कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्यों पैदा हुए, तो जब 1947 के अंदर पाकिस्तान बना, ठीक है, जब ब्रिटिश राज से जो है वो आज़ाद हुआ, तो उस टाइम पे जो यहाँ पे एक्ट चल रहा था वो था 1935 का इंडियन एक्ट, ठीक है। 1935 में जो एक्ट लाया गया था, जो कि बहुत ही लंबी कोशिशों से लाया गया, जिसको हम इंडो पाक हिस्ट्री के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, तो उसके बाद जो है ये 1935 का एक्ट लाया गया, जिसके अकॉर्डिंगली 1935 के 6 और 37 के इलेक्शंस हुए। फिर इसी के अकॉर्डिंगली जो है वो 1945 और 1946 के इलेक्शंस हुए, ठीक है। और फिर जो है जब पाकिस्तान और इंडिया को तकसीम किया गया, तो उस टाइम पे यही जो है वो इंडियन एक्ट जो है लागू किया गया। तो पाकिस्तान ने भी जो है वो आज़ादी के टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन तो था नहीं, इसी के अंदर जो है कुछ बेसिक चेंजेस किए इंडियन एक्ट 1935 के अंदर, और इसी को जो है पाकिस्तान ने अपना पहला आइन बनाया। लेकिन अब क्योंकि ये तो आर्जी तौर पर बना दिया गया, लेकिन ये चैलेंज तो अपनी जगह मौजूद था कि भाई स्टेट है तो स्टेट कैसे रन करेगी। अब क्या हम ताज बरतानिया के अंडर ही अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चलाते रहेंगे गवर्नर जनरल सिस्टम के थ्रू, ठीक है, या फिर हम जो है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ बढ़ेंगे तो वो कैसा होगा। अब ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था राइट विंग के लिए और लेफ्ट विंग के लिए कि भाई एक कैसा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। अब आपको यहाँ पे जरा समझना है कि राइट विंग और लेफ्ट विंग से क्या मुराद है। तो देखिए राइट विंग से मुराद जो है वो जो कंजर्वेटिव जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसकी बात हो रही है, यानी कि इस्लामी जो जमातें हैं, ठीक है, जो कि इस्लाम के नाम के ऊपर बात करती हैं या पॉलिटिक्स करती हैं, सियासत करती हैं, एक तो वो। और लेफ्ट विंग वो पॉलिटिकल पार्टीज या वो पॉलिटिकल लोग जो कि लिबरल हैं या जो सोचते हैं कि आज़ादी जो है वो आज़ादी के ऊपर हर चीज़ बेस करती है और उसमें जो है इस्लाम का कोई अमल दखल नहीं, या दीन जो है वो हर एक का प्राइवेट इशू है। तो पाकिस्तान जब बना तो हम जानते हैं उस टाइम पे ये एक बहुत बड़ा इशू उस टाइम पे भी चल रहा था, जैसे कि लास्ट लेक्चर के अंदर भी बात की थी कि कायदे आज़म जो थे उनको भी आज तक की डिबेट हो रही है कि कायदे आज़म जो है कैसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहते थे, क्या वो राइट विंग को सपोर्ट करते थे या लेफ्ट विंग को, क्या वो लिबरल थे या इस्लामिक थे। तो ये डिबेट तो आज तक ख़त्म नहीं हो सकी। तो सवाल ये है कि उस टाइम पे फिर क्या करना था, अब ये क्वेश्चन है। तो ऐसे में सामने दो पार्टीज आई, ठीक है, जिनके पास पावर मौजूद थी। एक राइट विंग था जिसमें दीनी जमातें शामिल थीं और उनका बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि भाई जो नया आइन बने वो नया आइन हर सूरत में जो है वो इस्लामी होना चाहिए, ठीक है, इस्लामी आइन। क्यों? क्योंकि ये जो मुल्क है कलमा के नाम के ऊपर बना, ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम के ऊपर बना, और उनकी दलील अपनी जगह ठीक थी। और दूसरे जो लिबरल थे उनका ये मानना था, क्योंकि जो कायदे आज़म है उन्होंने अपनी 11 अगस्त की जो स्पीच है, ठीक है, जो 11 अगस्त को उन्होंने कराची के अंदर 1947 में स्पीच की असम्बली से, तो उसमें उन्होंने कहा कि भाई आप माइनॉरिटीज़ जो हैं फ्री हैं, उनको फंडामेंटल राइट्स हर एक के हैं। तो उनका भाई इसका मतलब कायदे आज़म जो है वो एक लिबरल आइन बनाना चाहते हैं जिसके अंदर यानी कि इस्लाम हर एक का प्राइवेट इशू है। तो यहाँ पे एक डिबेट स्टार्ट हो गई और यही सबसे बड़ा मसला बना, क्योंकि जो लेफ्ट विंग के लोग थे, ठीक है, या लिबरल लोग थे, ये पावर में थे, इनके पास पैसा था, ये सब कुछ थे, ये पाकिस्तान में उस टाइम पे यानी 80% जो है इनका रूल था। ऑब्वियसली क्योंकि एक लिबरल स्टेट बनी थी पाकिस्तान, बनी गो के इस्लाम के नाम के ऊपर थी और कलमा के स्लोगन के ऊपर बनी थी। अब दूसरी साइड पे जो राइट विंग था, ये बेचारा जो असम्बली इस तीस से तो बाहर था, लेकिन ये क्या था कि ये फिर बाहर जो है पब्लिक में इनकी बहुत बड़ी सपोर्ट थी और पब्लिक को उन्होंने बहुत उकसाया, खास करके मौलाना मौदूदी या जमात इस्लामी जो है इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और जल से जुलूस किए और लोगों को बताया कि भाई जो नया कॉन्स्टिट्यूशन है वो हर सूरत में जो है वो इस्लामी होना चाहिए, क्योंकि मुल्क इस्लाम के नाम के ऊपर बना। तो उस साइड पर लिबरल अपना जोर लगा रहे थे क्योंकि उनके पास पावर थी। तो अब ऐसे में डिसीजन जो है वो किसको लेना था, वो लेना था प्राइम मिनिस्टर साहब को। तो प्राइम मिनिस्टर कौन थे? लियाकत अली खान जो हैं ये इस टाइम पे
प्राइम मिनिस्टर थे। तो लियाकत अली खान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि वो किसको सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे में फिर क्या किया जी, लियाकत अली खान जो हैं उन्होंने जो है वो फिर अपना जो अपना बार था, ये जो अपना सपोर्ट थी वो रख दीजिए राइट हैंड वालों के हाथ में, यानी कि वो इस्लामी आइन बनाने के हक में थे। उन्होंने भी कहा कि भाई पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना है तो इसलिए जो है वो इस्लामी आइन ही होना चाहिए। इस तरह से ये लिबरल जो हैं दब गए, लेकिन फिर भी ये पूरी कोशिश करते रहे कि किसी तरह से इनको भी सपोर्ट मिले। तो अब उस टाइम पे तो इंडियन एक्ट था और दूसरा साथ में ये राइट विंग और लेफ्ट विंग की जो है लड़ाई भी चलती रही। और लियाकत अली खान ने जब अपना फैसला दिया तो इसी दौरान उलमा के जो है वो 22 नुकात भी सामने आ चुके थे, जो कि अभी फिलहाल उसको भी इंप्लीमेंट करना मुश्किल था। तो ऐसे में फिर जो है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो पास की गई असम्बली से, ठीक है। इसी दौरान ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोसेस था ये चल रहा था। तो उनका भाई चलो ऐसा करते हैं, जब तक आइन नहीं बनता, अब क्योंकि जब तक आइन नहीं बनेगा तो मुल्क को कैसे चलाएंगे, क्या इंडियन एक्ट के थ्रू चलाएंगे जो तो है ही लिबरल, ठीक है। तो फिर ऐसे में क्या करते हैं कि एक करारदाद जो है वो पास करते हैं और ये करारदाद जो है ये मुल्क चलाएगी या ये थोड़ा सा कोई रास्ता बता देगी हमें फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन का, कि भाई जो मुस्तकबिल के आइन है वो किस तरह के होने चाहिए, ये करारदाद हमें बताएगी। तो इसलिए उन्होंने क्या किया जी, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यानी कि करारदाद मकासद जो है कि भाई हमारे मकासद क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कॉन्स्टिट्यूशन के या इस मुल्क के, तो उसके अकॉर्डिंग उसको पास किया गया 12 मार्च 1949 को। और जिसमें लियाकत अली खान साहब जो हैं इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो रोल रहा कि अगर उस टाइम पे ये राइट विंग को सपोर्ट ना करते तो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। फिर हम अगर बात करें यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थी क्या, इसके की फीचर्स क्या थे, क्यों ये इंपॉर्टेंट रही। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर सबसे पहली बात क्या कहेगी, सोवरेनिटी ऑफ अल्लाह, कि सबसे पहली बात कि जो हाकिमियत है, हाकिमियत आला जो है वो अल्लाह ताला की है। अब जब ये पॉइंट कह दिया गया, आपको यहाँ समझना है कि सोवरेनिटी अल्लाह ताला की है, ठीक है, तो इसका मतलब सब कुछ चेंज हो गया। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं डिस्कस करता चलूँ ताकि आपको समझ आए कि ये क्यों जो है फर्स्ट पॉइंट ही जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए सोवरेनिटी या जो हाकिमियत है, अब ये किस तरह की होती है। अगर हमने कहा बिलोंग्स टू अल्लाह तो इसका मतलब कि किसी और से बिलोंग हो सकती है, तो जी हाँ हो सकती है। कैसे हो सकती है, अब इस्लाम के अंदर तो ये जो है वो बिलोंग करती है अल्लाह से, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत तो अल्लाह ताला की है, ऐसे ही है। तो अल्लाह की ज़मीन पे अल्लाह का कानून। अब दूसरी साइड पे जो वेस्ट है, जो मगरिब है, मगरिब के अंदर जो सोवरेनिटी है वो होती है लोगों से, वो बिलोंग करती है लोगों से। क्यों, क्योंकि वहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम है और वहाँ पे वोट के थ्रू हर काम होता है। तो वोट के थ्रू होता है तो वोट कौन देता है, लोग देते हैं। इसका मतलब सुप्रीम पावर कौन है उनके कंट्रीज के अंदर, वेस्ट के अंदर, वहाँ पे लोग हैं। तो जो पीपल हैं वो जो है वो उनके पास हकमियत होती है, ये सुवरेनिटी होती है। तो उनके अकॉर्डिंगली यानी लोगों के अकॉर्डिंगली रूल्स बनाए जाते हैं। अब यहाँ पे ये सबसे बड़ा जो है वो डिफरेंस है। लेकिन जब हमने ये कह दिया कि भाई हम एक इस्लामिक कंट्री है और हमारी जो हकमियत है वो अल्लाह ताला से बिलोंग करती है, तो इसका मतलब अब अगर अल्लाह से हकमियत बिलोंग करती है तो लॉज भी किसके अकॉर्डिंगली बनेंगे, जी हाँ, तो लॉज भी जो है वो कुरान और सुन्ना के अकॉर्डिंगली बनेंगे, वो अल्लाह के बताए हुए अहकामात के मुताबिक बनेंगे। यानी ये पहला पॉइंट जो है इसने पूरे का पूरा पाकिस्तान का ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन या जो बात की कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उनको एक्सप्लेन कर दिया। ये इतना इंपॉर्टेंट था, ठीक हो गया। सेकंड कहा गया जी जो भी फिर उसके बाद जो है वो जितने भी लॉज बनेंगे वो कुरान और सुन्ना के अकॉर्डिंगली बनेंगे, उससे हटके नहीं बनेंगे, ठीक हो गया। अब क्योंकि सोवरेनिटी है तो ऑब्वियसली फिर लॉ किसका चलेगा, जिसकी हाकिमियत है उसी का लॉ चलेगा ऑब्वियसली। तो फिर किसका चलना था, फिर अल्लाह के कानून का यानी कुरान और सुन्ना के अकॉर्डिंगली। और जो मुल्क है ये फेडरल सिस्टम के तहत होगा, फेडरल यानी कि एक वफाक होगा, ठीक है जी। और वफाक जो है और सूबे जो हैं वो आज़ाद होंगे, उनके पास प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होगी, सूबे आज़ाद होंगे, डेमोक्रेसी होगी, जमहूरियत होगी मुल्क के अंदर, फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी, हर एक को तहरीर और तकरीर की आज़ादी होगी, इक्वलिटी होगी यानी कि माशरती या माशी बराबरी होगी। अब ये बराबरी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी क्योंकि मुश्तरका हिंदुस्तान के अंदर ये बराबरी नहीं थी, क्योंकि हम जानते हैं कि हिंदू जो हैं वो तो ज़ात पात में तकसीम है, उनके तो चार खुद की जो है वो ज़ातें हैं ऊपर नीचे, तो वो बराबर किसी सूरत नहीं। लेकिन इस्लाम क्या कहता है कि कोई काला गोरा नीला पीला कोई भी जो है वो जो सब बराबर है, किसी को किसी पे बर्तरी नहीं। अगर किसी को बर्तरी है तो वो तकवा पे है, ऐसे ही है चाहे वो किसी भी रंग और नस्ल का है। तो इसका मतलब वहाँ पे इक्वालिटी नहीं थी, हमने कहा यहाँ पे इक्वालिटी है। अच्छा, पीपल्स रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ऐसी हुकूमत होगी जो लोगों को जवाबदेह हो। जब डेमोक्रेटिक होगी तो ऑब्वियसली फिर वो रिपब्लिक भी होगी यानी लोगों के लिए भी होगी। अच्छा, माइनॉरिटीज़ के जो हुकूक हैं उनको कायद आज़म ने पहले ही कह दिया था कि भाई जितनी माइनॉरिटीज़ हैं वो फ्री हैं। तो माइनॉरिटीज़ के राइट के ऊपर बात की गई कि भाई वो फ्री हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर मुसलमान ये देख चुके थे कि मुसलमानों के साथ जो है वो क्या होता रहा हिंदुओं के दौर के अंदर। तो इन्होंने कहा भाई यहाँ पे आप फ्री हैं।
फंडामेंटल राइट्स जो हैं, बेसिक फंडामेंटल राइट्स, हर शख्स जो पैदा होता है तो उसके जो राइट्स हैं, जो पढ़ने का है, पैदा होने का है, या जो तालीम हासिल करने का है, सेहत का है, ठीक है, घर खरीदने का, जो वो सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स होंगे। जुडिशरी जो है वो फ्री होगी हर तरह के पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से, ठीक हो गया। तो ये कुछ जो है वो की फीचर्स थे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के, जिसने बता दिया कि भाई जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो किस तरह का होगा, कि वो कुरान और सुन्ना के अकॉर्डिंगली होगा, उसकी सोवरेनिटी जो है वो होगी, उसमें क्या है जी, सबसे इंपॉर्टेंट माइनॉरिटीज फ्री होंगी। तो ये कुछ बेसिक यानी पॉइंट्स बता दिए कि आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ भाई जिस तरह ही बनाते हो, लेकिन ये पॉइंट्स उसमें होने चाहिए, ठीक है। अब अगर हम बात करें करारदाद मकासद या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की इंपॉर्टेंस की, तो देखिए इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि इसने एक तो हमें वे दिया कि भाई फ्यूचर के अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, दूसरा इसको हर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है वो प्रीएम्बल के तौर पे शामिल किया गया, यानी इफ्तिताहिया के तौर पे शामिल किया गया कि भाई जो है सबसे पहले आइन का इफ्तिताही जो है इससे होगा। 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में इसको आइन का हिस्सा बना दिया गया, तो ये इसकी इम्पोर्टेंस थी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी इसके बाद क्या हुआ। अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन तो पास हो चुकी, ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 में पास हुई। अब इसके बाद क्या आइन बनाना है, ऑब्वियसली बनाना है। अब बनाना है तो ये भी तय हो गया कैसा बनाना है, इस्लामी आइन बनाना है। क्यों बनाना है, क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि मुल्क जो है इस्लाम के नाम के ऊपर बना, तो इस्लामी आइन ही जो है वो बनेगा। तो अब इस्लामी आइन बनेगा तो उसके लिए फिर जो है वो अब हर्डल्स बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि 9 साल तक, पहले 9 साल तक जो है वो आइन नहीं बन सका। और क्यों नहीं बन सका, सिर्फ इसीलिए कि बात फिर वहीं पे है कि राइट विंग और लेफ्ट विंग जो है उसका झगड़ा आपस में था कि लेफ्ट विंग के पास पावर थी, राइट विंग के पास स्ट्रीट पावर थी, एक के पास जो है वो लॉ की पावर थी। तो इस वजह से फिर भी ये डिले होता रहा। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो हमारे हुक्मरान थे उस टाइम के, वो हुक्मरान जो है वो सारे के सारे अपनी कुर्सी के चक्कर में थे कि भाई वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए जो उन्हें सपोर्ट करे। नई स्टेट थी तो हर एक अपनी हुक्मरानी के चक्कर में था। तो उसमें हर्डल्स क्या आई, सबसे पहली बात तो लियाकत अली खान जो है उनको 1951 के अंदर शहीद कर दिया गया। ऐसा ही है, लियाकत बाग के अंदर, रावलपिंडी के अंदर जो है वो जब शहीद हो गए, तो इसका मतलब वो जो जिन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट काम किया था, एक तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास करवाई थी 1949 के अंदर, ठीक है, और दूसरा जो है उन्हें बता दिया था जो लेफ्ट विंग वाले थे उन्हें कि भाई जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस्लामी होगा। तो इसका मतलब वो अब खुद नहीं रहे। तो जब लियाकत अली खान नहीं रहे तो दो ही लोग थे। कायद आज़म ने तो पहले कह दिया था कि मेरी जेब के अंदर खोटे सिक्के हैं, ठीक है, तो एक कायद आज़म की पहले वफात, उसके बाद लियाकत अली खान की, तो फिर पीछे जितने बचे वो सारे के सारे खोटे सिक्के थे। ऐसा ही है, तो उन्होंने तो फिर अपनी पावर गेम करनी ही करनी थी। ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब जो है उसके बाद जो है वज़ीर आज़म बने, तो इनको जो है अब काम दिया गया कि भाई आप ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मौजूद है तो इसके अकॉर्डिंगली जो है वो क्या करें, भाई पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फ्रेम करें। तो इन्होंने क्या किया जी, एक बेसिक प्रिंसिपल यानी बुनियादी जो उसूलों की एक कमेटी थी वो बनाई। 1952 के अंदर एक कमेटी बना दी कि भाई आप देखो ये जो आपके पास ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, अब इसके अकॉर्डिंगली हम आइन कैसे बना सकते हैं। फिर क्या हुआ कि ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब को घर भेज दिया गया और नतीजे के तौर पे मोहम्मद अली बोगरा साहब जो है 1953 के अंदर आ गए। और मोहम्मद अली बोगरा जो है वो जब आए तो इन्होंने भी क्या किया जी, ये भी बहुत जो है इनकी नीयत तो खालिस थी, इन्होंने भी कोशिश की कि भाई एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए। वही जो कमेटी थी उसी कमेटी को कहा कि भाई आप करें, जो है वो काम करें। तो मोहम्मद अली बोगरा ने जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया 6 माह के अंदर जो है इन्होंने, यानी कि इनकी सीरियसनेस थी कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ, इन्हें पता था नई स्टेट है, कॉन्स्टिट्यूशन के बगैर कैसे रन करेगी, तो इसलिए इन्होंने फिर उसको कहा जाता है मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला, जो इन्होंने 6 माह के अंदर दिया, जो कि बहुत अच्छा आइन था। लेकिन क्योंकि सिकंदर मिर्ज़ा साहब जो थे गवर्नर जनरल, उनको ये पसंद नहीं आया। तो पहले तो गुलाम मोहम्मद थे, ठीक है, वो खुद भी जो है वो अपनी हुकूमत को तूल देना चाहते थे। उसके बाद सिकंदर मिर्ज़ा आए तो उन्हें भी पसंद नहीं था। इस तरह से असम्बली जो है वो डिज़ोल्व हो गई मोहम्मद अली बोगरा की। अब जब असम्बली डिज़ोल्व हुई तो मोहम्मद अली बोगरा के लिए ऐसे प्राइम मिनिस्टर यानी वज़ीर आज़म के काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। अब ज़ाहिर बात है असम्बली नहीं है तो वो कैसे काम करेंगे, इसलिए जो है फिर उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया। और जो नए फिर हमारे पास आए जी वो चौधरी मोहम्मद अली थे, नए पाकिस्तान के वज़ीर आज़म। और ये वही थे चौधरी मोहम्मद अली जिन्होंने लियाकत अली ख़ान की किस टाइम पे हेल्प की थी, उस टाइम पे जिस टाइम पे लियाकत अली ख़ान साहब को 1946 के इलेक्शंस के बाद जो है वो वजारत ख़जाना मिली थी, ठीक है। तो ये जो ख़जाना की वजारत मिली थी उस टाइम पे जो उन्होंने एक बजट बनाया था और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बजट बनाया था, अवाम दोस्त बजट, जिसके नतीजे के तौर पर ये माना जाता है ताबूत में आखिरी कील थी कि हिंदुस्तान को फिर इसके बाद तकसीम होना ही पड़ा, क्योंकि हर चीज़ जो है वो लियाकत अली ख़ान के कंट्रोल में थी। तो ये वही मोहम्मद अली हैं जो फिर पाकिस्तान के जो है प्राइम मिनिस्टर बने। तो उन्होंने पूरी खुलूस नीयत से जो है वो नए कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर काम किया और इस तरह से नया कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बना, ठीक है।
तो इस तरह से हमारा जो नया कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1956 जो है 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन बना और ये 23 मार्च 1956 को जो है वो लागू हुआ। और किसने लागू किया जी? सिकंदर मिर्ज़ा साहब ने। और सिकंदर मिर्ज़ा जो है इसी के अकॉर्डिंगली पाकिस्तान के पहले जो है वो सदर भी बने, क्योंकि इससे पहले तक जो है वो 9 साल तक पाकिस्तान के जो थे वो गवर्नर जनरल सिस्टम था, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो था नहीं। 1935 का इंडियन एक्ट था, तो उसके अकॉर्डिंगली गवर्नर जनरल ही था, हेड ऑफ स्टेट एक किस्म का, और वो सारे के सारा ताज बरतानिया, मलका बरतानिया जो है उसके अकॉर्डिंगली ही हलफ लिया करते थे। तो अब जो है वो जब ये सदर बन गए तो इख्तियारात जो है वो चेंज हो गए। अब अगर बात करें 1956 की फीचर्स की, तो जैसे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर बता दिया गया था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कैसा होगा, तो इसका मतलब कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो वही थी, वो चेंज हो नहीं सकती थी, क्योंकि उसके अंदर बात डिस्कस हो चुकी थी। सुवरेनिटी ऑफ अल्लाह के सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हाकिमियत किसकी है जी? हाकिमियत अल्लाह ताला की है। और बात फिर वहीं पे है, जब हाकिमियत अल्लाह की है तो इसका मतलब पूरे का पूरा मुल्क, उस मुल्क के कवानीन इस्लाम के अकॉर्डिंगली ही चलेंगे, ठीक है। मुल्क का नाम रखा गया इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। यहाँ पे ये बता दिया कि भाई मुल्क कौन सा है जी? वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इस्लाम के नाम के ऊपर बना है, इसलिए ये इस्लामी है। हेड ऑफ स्टेट जो है मुसलमान होगा, वो नॉन मुस्लिम नहीं हो सकता। की फीचर्स के अंदर इस्लामिक प्रिंसिपल्स इसके अंदर शामिल किए गए, ठीक है, जितनी भी इस्लामिक प्रोविजंस थी। इस्लामिक वे ऑफ लाइफ को कहा गया प्रमोट करेंगे, यानी कि इस्लामी जो ज़िंदगी है मुल्क के अंदर उसको जो है प्रमोट किया जाएगा और आसानियाँ पैदा की जाएंगी। सेफ गार्ड ऑफ इस्लामिक प्रिंसिपल्स और इस्लामिक कवानीन जो हैं उनकी प्रोटेक्शन भी की जाएगी, उनकी हिफाजत भी की जाएगी। अच्छा, इस्लामिक जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ रिलेशंस जो हैं उनको बेहतर किया जाएगा, ठीक है। जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनके साथ ताल्लुकात को बेहतर किया जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ज़कात एंड औकाफ जो है बनाई गई कि भाई ज़कात और औकाफ जो है इसका पूरा महकमा बना दिया गया, ताकि जो है वो मुल्क के अंदर ये पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर बन जाए ज़कात और औकाफ के जमा करने और तकसीम करने का। माइनॉरिटीज़ के राइट्स जो हैं उनको उसी तरह रखा गया कि भाई माइनॉरिटीज़ जो है उनको राइट है, वो फ्री हैं, फ्रीडम है उनके लिए। जुडिशरी जो है उसको फिर कहा गया कि जुडिशरी भी फ्री है, ठीक है, उसके ऊपर जो है वो कोई भी प्रेशर नहीं। अब ये इसके की फीचर्स थे। अगर बात करें ड्रॉबैक्स की कि भाई ड्रॉबैक्स क्या आए इस कॉन्स्टिट्यूशन के, क्यों जो है इतनी जल्दी ये रुखसत हो गया, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट देखिए चला कितना, तकरीबन कोई 2.5 साल जो है 2.5 ईयर्स तक तकरीबन ये चला, ठीक है। 2.5 साल ये कॉन्स्टिट्यूशन टोटल चल सका, पाकिस्तान का पहला आइन, क्योंकि उसके बाद मार्शल लॉ लग गया। जब मार्शल लॉ लगा 1958 के अंदर, और लगाया किसने? सिकंदर मिर्ज़ा साहब ने। अब आप यहाँ पे ज़रा देखिए कि सिकंदर मिर्ज़ा की ही मौजूदगी के अंदर जो है वो हमारा पहला कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है। अगर हम ये कहते अयूब खान साहब ने लगाया डायरेक्टली, तो फिर हम ये कह सकते थे कि भाई इसका मतलब गलती किसकी थी? अयूब खान साहब की या फौज की थी, तो हम फौज के ऊपर ब्लेम डालते हैं। लेकिन सिकंदर मिर्ज़ा साहब ने जो है वो क्या किया जी? फर्स्ट जो है वो मार्शल लॉ लगवा दिया 7 अक्टूबर को। तो इसका मतलब ये है कि ये खुद ही नहीं चाहते थे, या कॉन्स्टिट्यूशन इन्हें खुद सूट नहीं करता था, इसी वजह से इन्होंने जो है वो मार्शल लॉ लगवाया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? 20 दिन के बाद इन्हें भी घर भेज दिया गया, और अयूब खान साहब फुल टाइम जो है वो 27 अक्टूबर से वो खुद पावर के अंदर आ गए। उसके बाद फिर एक नए आइन की तैयारी स्टार्ट कर दी गई, एक कमेटी बना दी गई, जिस कमेटी ने जो है वो फ्रेमवर्क दे दिया गया उसको कि भाई आप पाकिस्तान की हमने ग्रोथ करनी है। अयूब खान साहब ने कहा तो अब आप बताएं, हमें प्रपोजल्स दें कि हम कैसे आगे लेके चलें, और कॉन्स्टिट्यूशन भी बताएं कि कैसा होना चाहिए। 1960 के अंदर कमेटी बनाई गई। ये जो कमेटी बनाई गई 29 अप्रैल 1961 को जो है इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी, और ये कमेटी 11 लोगों पर मुश्तमिल थी, 10 लोग और साथ में एक चीफ जस्टिस पाकिस्तान शहाबुद्दीन जो है उनको हेड बनाया गया। लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था ये कुछ सूट नहीं करता था कि मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर को, इसलिए देखिए इसको फिर 1962 के अंदर जो इम्प्लीमेंट किया गया। लेकिन इतना जो टाइम रहा उस टाइम के दौरान इसके अंदर जो चेंज करनी थी वो चेंजेस की गई, ताकि ये अयूब खान साहब को, ये एक मिलिट्री डिक्टेटर को सूट कर सके। और उसके बाद जो है फिर 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको भी जो है वो लागू किया गया। अब अगर इसके की फीचर्स की बात करें, क्योंकि ये एक मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो लेके आया था, ऐसा ही है, मार्शल लॉ अयूब खान साहब लेके आए थे। तो जब अयूब खान साहब लेके आए हैं तो इसका मतलब ये है कि अयूब खान साहब एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों लाएंगे जो उनको सपोर्ट ना करे, जबकि हम ये कह चुके हैं कि जो मुल्क है वो डेमोक्रेटिक होगा, ठीक है। तो जब डेमोक्रेटिक मुल्क है और उसको रन करने वाला मिलिट्री मार्शल लॉ है का बंदा है, तो फिर आप ऑब्वियसली फिर वो कंप्लीटली जो है डेमोक्रेटिक नहीं हो सकता। दूसरा, अयूब खान साहब तो ये मानते थे कि जो अवाम है वो अभी इतनी चालाक अक्लमंद सयानी हुई नहीं कि वो अपने जो नुमाइंदे हैं वो चुन सके, ठीक है। तो ये सरेआम ये कहा करते थे, इसलिए कहते थे कि भाई सिलेक्टिव डेमोक्रेसी जो है वो इनको पसंद थी, कि भाई जो इनकी मर्जी से जो चले, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ जी? सबसे पहले प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन था, क्योंकि ये सदारती जो है वो आइन था। सदारती आइन क्यों था? क्योंकि ये खुद प्रेसिडेंट थे अयूब खान साहब, तो ऑब्वियसली सदारती ही होना था। अच्छा,
इसकी फ्लॉज में एक ये भी था कि लेस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, इसके अंदर जो अब क्योंकि सदारती था, दूसरा मार्शल लॉ था, तो मार्शल लॉ में जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है वो नहीं हो सकती, या होती है तो उस लेवल की नहीं हो सकती, क्योंकि वो पूरे का पूरा मुल्क एक जगह से ऑपरेट हो रहा होता है एक फौजी के अंडर, तो ऑब्वियसली जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है वो उस तरह से नहीं हो सकती। बीडी सिस्टम इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया, यानी बेसिक डेमोक्रेसीज इंट्रोड्यूस करवाई गई। अब बेसिक डेमोक्रेसीज क्या थी कि भाई जो है ना 80,000 के करीब जो है ये नुमाइंदे चुने गए, जिनको बाद में 1,20,000 जो है वो कर दिया गया, और क्या कहा गया जी कि भाई ये जो लोग हैं ये जो है वो चूज करेंगे, किसको चूज करेंगे, पार्लियामेंट को या सदर को चूज करेंगे। इस तरह का सिस्टम लाया गया, बीडी सिस्टम। इनडायरेक्ट इलेक्शंस यानी कि यहाँ पे लाए गए। अब ये जो इनडायरेक्ट इलेक्शंस थे ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा। यूनिकैमरल पार्लियामेंट हुई, यक ऐवानी मुकन्नना यानी यहाँ पे आई जी। यक ऐवानी मुकन्नना क्या आई कि वहाँ पे जो है सिर्फ एक ही हाउस मौजूद था, तो डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर एक हाउस होना ये भी जो है ना डेमोक्रेटिक सिस्टम को बताता है कि भाई वो कितना जो है वो लेस पावरफुल है। अच्छा, जुडिशरी जो है वो क्या होगी, अदलिया सुप्रीम कोर्ट होगा और हाई कोर्ट्स होंगे सूबों के अंदर, ठीक है। इसके अलावा जी सुवरेनिटी जो है, अब बाकी ये जो फीचर्स हैं ये बिल्कुल वैसे ही हैं जो कि 1956 से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पहले ही बता दिए गए थे, क्योंकि उनको चेंज नहीं किया जा सकता। तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इसकी भी प्रेम्बल में शामिल थी, ठीक है, इफ्तिताहिया के तौर पे। अब सुवरेनिटी जो है वो हकमियत जो है वो अल्लाह ताला की है। इसके अलावा इस्लामिक लॉज उसी तरह से कहा गया बनाएंगे, उनको प्रोटेक्ट करेंगे। इस्लामी नजरियाती कौंसिल जो है वो बनाई गई। अच्छा, कंट्री का नाम जो है वो पहले रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान रखा गया, लेकिन जब आवाम का प्रेशर आया तो उसके बाद फिर दोबारा से इस्लामी साथ में अमेंडमेंट करके लगा दिया गया, तो मुल्क का नाम 1962 के अकॉर्डिंगली इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान हो गया जी, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ जो रिलेशन है उनको कहा गया प्रमोट करेंगे। इस्लामी नजरियाती कौंसिल जो है उसको जो है बनाया गया ताकि वो जो है वो नज़र रख सके कि जो कवानीन मुल्क के अंदर मौजूद हैं, एक तो उनमें अगर कोई गैर इस्लामी है तो वो बता सके, और दूसरा जो नए लॉज हैं वो जब बनाए जाएं तो वो भी इस्लाम के अकॉर्डिंगली हों। फेडरल सिस्टम था, फेडरल सिस्टम बात फिर वही है, फेडरल सिस्टम तो था लेकिन एक वीक फेडरल सिस्टम था, ठीक है। ड्रॉबैक्स क्या थे, ड्रॉबैक्स में सबसे पहला जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम था यही ड्रॉबैक था इसका कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम है तो इसका मतलब प्रेसिडेंट के अंडर है सब कुछ, इनडायरेक्ट इलेक्शंस हैं, तो इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि अवामी नुमाइंदे तो शामिल नहीं और हैं भी तो इनडायरेक्टली शामिल हैं, इसलिए इसको माना बहुत कम लोगों ने जो है। लेस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था, सूबाई खुद मुख्तारी मौजूद ही नहीं थी फेडरल सिस्टम के होते हुए, और ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। बीडी सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया, बेसिक डेमोक्रेसीज का इनडायरेक्ट इलेक्शंस, ये भी इसका ड्रॉबैक था। और इसके बाद जो है जी मार्शल लॉ हुकूमत चला रही थी इसे, ठीक है, यानी अयूब खान साहब चला रहे थे, तो इसलिए भी जो है वो लेस इंपॉर्टेंट था। लेकिन फिर भी इन तमाम खामियों के बावजूद या इनकी फीचर्स के साथ ही फिर भी जो है 1960 से लेकर 1970 तक का जो पाकिस्तान का ये जो दौर रहा, जिसकी इमरान खान साहब बार बार बात करते हैं कि पाकिस्तान एशियन टाइगर था, तो इसमें कोई शक नहीं कि इसमें पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा ग्रोथ की, जिसका मैं एक और वीडियो के अंदर डिस्कशन कर चुका हूँ कि भाई हमारा जो 5 ईयर्स प्लान थे 1960 टू 1965 या 65 टू 70 उन्होंने कितना ज़्यादा ग्रोथ की, ठीक है। तो फिर भी यानी कि बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगे, लेकिन वो अपने सिस्टम को अयूब खान साहब ने बहुत अच्छे से मैनेज किया। फिर क्या हुआ जी, मार्शल लॉ लग गया। 26 मार्च 1979 को आगा मोहम्मद या खान साहब जो हैं उन्होंने जो है वो क्या किया जी, मार्शल लॉ लगा दिया, और मुल्क में एक और मार्शल लॉ के दौर का आगाज़ हुआ, लेकिन ये कोई ज़्यादा तवील नहीं था। 1970 के इलेक्शंस करवाए याहिया खान साहब ने, ठीक है, और ये इलेक्शंस जो है LFO के तहत हुए, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डिनेंस, क्योंकि लॉ कॉन्स्टिट्यूशन तो था नहीं तो किसी के तहत तो करवाने थे और हल्फ भी लेना था। तो उसके नतीजे के तौर पर हमने देखा कि ईस्ट पाकिस्तान के अंदर जो है मुजीबुर रहमान अवामी लीग, और वेस्ट पाकिस्तान के अंदर जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो या PPP जो है उनकी हुकूमत बनी। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले कंपैरिजन कर लेते हैं यहाँ पे कि 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था और 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, इसका अगर मवाजना किया जाए तो कौन सा जो है वो किस तरह का नज़र आता है, तो कौन कौन से, या खास करके हम ये बात कर सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो है इसके अंदर दोनों के अंदर सेम थी, कि भाई सिमिलरिटीज़ जो हैं वो कौन कौन सी थी कंपैरिजन में। तो तकरीबन सिमिलरिटीज़ जो है वो तकरीबन सारी की सारी सिमिलरिटीज़ थी, सिवाय इसके कि जो है वो 1963 का जो है वो वज़ीर-ए-आज़म पे बेस करता था, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म साहब थे, और यहाँ पे जो है ये सदर पे बेस करता था, सदारती निज़ाम था, ठीक है। तो उसमें रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था, दोनों रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस थे, ठीक है, तहरीरी आइन थे, बेस ऑफ प्रेम्बल दोनों की जो बेस थी या इफ्तिताहिया था, वो इफ्तिताहिया किसके ऊपर था जी, वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ऊपर था। अच्छा, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दोनों के अंदर जो है वो सेम थी, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की फेडरल सिस्टम था।
इसके अलावा लेजिस्लेशन जो है उसके अंदर भी सेम प्रोसेस था। कंट्री का जो नेम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, यानी वो भी सेम था। फंडामेंटल जो राइट्स थे, बुनियादी इंसानी हुकूक जो हैं, वो भी सारे के सारे जो है वो बुनियादी हुकूक भी सेम थे। इसके अलावा इस्लामिक प्रोविजंस दोनों के अंदर शामिल थी और तकरीबन सेम ही शामिल थी। नेशनल लैंग्वेज जो है दोनों के अंदर जो है वो उर्दू को और बंगाली को जो है वो बनाया गया। ठीक है, तो तकरीबन ये जो है हमें सिमिलरिटीज़ मिलती हैं 1956 और 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जी 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन, जो 14 अगस्त 1973 को जो है वो लागू हुआ और अभी तक जो है यानी कि 2020 आज 2020 हो चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह यही कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो चल रहा है। और इसको जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो हैं, इनका एक बहुत बड़ा कारनामा माना जाता है कि भुट्टो साहब ने जो है एक बहुत बड़ा कारनामा किया कि उन्होंने 1973 का आइन जो आवाम को दिया, जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी आज भी जो है वो पॉलिटिक्स कर रही है और कहती है कि भुट्टो साहब जिंदा हैं। ठीक है, तो खैर देखते हैं 1973 के आइन के लिए। सबसे पहले तो देखिए 1973 के आइन से पहले 1971 का इंसिडेंट भी हुआ कि जो ईस्ट पाकिस्तान है, ईस्ट पाकिस्तान हमसे जुदा हो गया, वॉर हुई, उसके नतीजे के तौर पे अब हमारे 93,000 के करीब जो है वो कैदी भी उनके पास मौजूद थे और एक बहुत ज़्यादा प्रेशर था। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो थे, उन्होंने जो हुकूमत की बागडोर संभाली थी तो एज ए चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो संभाली थी। ठीक है, तो ये पहले सिविलियन चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, क्योंकि इसके अलावा सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर कोई भी नहीं रहा। तो क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, एलएफओ के तहत इलेक्शंस हुए थे, तो उसी के तहत अब आगे जो है वो देना था। तो इसका मतलब इनको क्या बनाया गया जी, चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। तो नेचुरली जो है इनकी प्रायोरिटीज जो थी वो आइन ही था कि सबसे पहले आइन बनाना है ताकि जो है वो ओरिजिनल पावर्स वापस आ सकें। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के ओहदे से भरपूर किस्म का फ़ायदा उठाया, नेचर ने भरपूर सपोर्ट किया। देखिए एक तो ये सोशलिज्म की सोच रखते थे, ठीक है जी, और ऊपर से जब ये चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बने तो इनके पास जो एब्सोल्यूट अथॉरिटी 100% अथॉरिटी आई। जैसे आज इमरान खान साहब कुछ करना चाहते हैं तो अपोजिशन जो है वो FATF का आपने देखा बिल भी पास नहीं होने दिया, कितना मुश्किल से हुआ। तो अब इनके पास एब्सोल्यूट अथॉरिटी थी, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा चेंज किया। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा जो है ख़ास करके ये क्या लेके आए जी, ये पूरे का पूरा जो है गवर्नमेंट के रिफॉर्म्स लेके आए और वो रिफॉर्म्स का एजेंडा उसके ऊपर भी मैं अलग वीडियो के अंदर बात कर चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तो खैर इन्होंने फिर क्या किया जी, 25 रुकनी एक कमेटी बना दी। उस कमेटी में हर तरह के लोग शामिल किए, उलमा वगैरह शामिल किए गए, ताकि जो है एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा सके कि बाद में किसी को उसके ऊपर गिला ना हो कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन भी चेंज करो। ठीक है, तो उसके की फीचर्स क्या थे, उसमें सबसे पहली बात ये पार्लियामेंट्री जो है वो आइन था, पार्लियामेंट थी इसमें। और पार्लियामेंट कौन सी थी, बाई कैमरल लेजिस्लेशन थी। बाई कैमरल यानी 2 ऐवानी जो है वो मुकन्नना थी, 2 ऐवानों पर थी। अब 2 ऐवानों, एक जो है वो अपर हाउस है, अपर हाउस यानी कि सेनेट, ठीक है, और दूसरा लोअर हाउस है यानी कि कौमी असम्बली। एक ऐवान बाला और दूसरा ऐवान ज़ीरी। ठीक हो गया। प्रेसिडेंट और पीएम जो है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ द स्टेट होगा और प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होगी। ठीक है, यानी कि मुल्क का जो सरबराह है वो सदर साहब होंगे और जो हुकूमत का सरबराह है वो वज़ीर आज़म साहब होंगे इस आइन के अकॉर्डिंगली। और सारे की सारी ये पावर है हुकूमत की वो वज़ीर आज़म के पास होगी। अच्छा, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन था यानी जमहूरी आइन था, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था, तहरीरी तौर पर मौजूद था, फेडरल सिस्टम था और इसके अंदर रियल फेडरल सिस्टम को लाने की कोशिश की गई कि एक ऐसा फेडरल सिस्टम जिसके अंदर एक वफाक हो और उसके सूबे हों, लेकिन सूबों को आज़ादी हो, यानी प्रोविंशियल इटोनॉमी हो। आपने देखा जैसे 18वीं तरमीम के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन की जाती है कि 18वीं तरमीम जो है ये की गई जिसके अकॉर्डिंगली जो है उस सूबों को कंप्लीट जो है वो इटोनॉमी दी गई। ठीक है, तो उसके बाद जी स्टेट रिलीजन जो है वो इस्लाम होगा, यानी कि मुल्क का जो सरकारी मज़हब है वो इस्लाम होगा। नेम ऑफ द कंट्री वही है, इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान जो है मुल्क का नाम होगा। इस्लामिक वे ऑफ लाइफ जो है, इस्लामी जो ज़िंदगी है उसको प्रमोट किया जाएगा इस्लाम के अकॉर्डिंगली। ठीक है, पीएम एंड प्रेसिडेंट जो है वो दोनों के दोनों जो है वो मुसलमान होंगे, ये भी साथ में शर्त रखी गई। इस्लामिक वैल्यूज़ जो हैं, ठीक है, इस्लामी इक़दार जिनको हम कहते हैं, इस्लामी जो इक़दार हैं उनको भी प्रमोट किया जाएगा, उन वैल्यूज़ को। कौंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी और इस्लामी कौंसिल, इस्लामी नज़ाती कौंसिल जो है ये बनाई गई और ताकि जो है ये पहले भी मौजूद थी। ठीक है, उसका नाम जो है वो चेंज हुआ कि भाई ये जो है बताएगी हमें जो हमारे लॉज हैं, जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं या जो न्यू लॉज जो बनेंगे वो सारे के सारे जो है वो न्यू लॉज भी अकॉर्डिंग टू इस्लाम हों। अच्छा, अमेंडमेंट का प्रोसेस है 2/3 मेजॉरिटी के साथ जो है वो आप अमेंडमेंट कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। यानी एक रिक्ट किस्म का कॉन्स्टिट्यूशन था, क्योंकि अगर रिक्ट किस्म का कॉन्स्टिट्यूशन ना होता तो जैसे पहले बहुत ज़्यादा चेंजेस हुई हैं इसके अंदर भी
होती। अब देखें अभी भी जो है इतने सख्त किस्म का कॉन्स्टिट्यूशन है, फिर भी 25 अमेंडमेंट्स इसके अंदर हो चुकी हैं, ठीक है 25, जिसको हम एक अलग वीडियो के अंदर वन बाय वन डिस्कस करेंगे सारी की सारी जो है वो अमेंडमेंट्स को। तो फिर भी जो है 25 हुई, लेकिन फिर भी जो है इसको चेंज नहीं किया जा सका, क्योंकि इसकी एक शिक जो है वो डाल दी गई, एक क्लॉज डाल दी गई आर्टिकल 6 जो जिसका बहुत ज़्यादा चर्चा रहा पिछले कुछ सालों में जनरल मुशर्रफ साहब की वजह से, कि भाई क्या कहा गया कि भाई आर्टिकल 6 के तहत जो बंदा भी अब आइन तोड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ेगा, कोई भी मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर ही तोड़ते हैं ऑब्वियसली, और तो कोई नहीं तोड़ता, तो अगर आप अब आइन तोड़ेंगे कोई भी मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर तो वो गद्दार होगा, ठीक है जी, गद्दार होगा, आइन तोड़ा तो अब गद्दार हैं। तो आर्टिकल 6 ये कहता है कि गद्दार की सजा जो है वो मौत है, फांसी है, उसको भाई सीधी सी बात है फांसी दी जाए, ठीक है। क्या कहा आर्टिकल 6 ने कि अब आइन तोड़ोगे तो आप गद्दार हो और गद्दार की सजा फांसी है, तो इसलिए इसको काफ़ी टफ कर दिया गया। और आपने देखा कि जो नून लीग है उसने जनरल मुशर्रफ के ऊपर जो है वो केस बनाए रखा इतने टाइम तक, उनके ऊपर जो वर्डिक्ट आया वो भी बहुत सख्त किस्म का था कि मुशर्रफ साहब को जो है वो चौक के अंदर जो है वो लटका दिया जाए, चाहे जिंदा हो या मुर्दा हो, या मतलब इस तरह की बातें की गई उसके अंदर। तो पर्पज़ यही था कि भाई अब अगर कोई आइन तोड़ेगा तो ये वो पाकिस्तान नहीं कि जो जहाँ पे कोई नहीं पूछेगा, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली उसके ऊपर कुछ ना कुछ होगा। तो होप्स ऑफ डेमोक्रेसी ही चले, ठीक है। तो हर एक की अपनी राय है, कुछ लोग डेमोक्रेसी को बेहतर समझते हैं और कुछ जो हैं वो डिक्टेटरशिप को बेहतर समझते हैं। तो अब ये हर एक की अपनी राय है और अपनी राय जो है वो हर कोई रख सकता है, ठीक है।